So, Jai Hind everyone, welcome back to the Patriotic IS. Let's start our discussion on the current affairs. We have 9 topics that we will be discussing one by one. The first topic is the law doesn't permit the razing or bulldozing the house. अभी हम देख रहे थे ना कि कोई भी क्रिमिनल केस में था, गवर्नमेंट उनके बुलडोज करा रही थी. यूपी में था, अभी मध्य प्रदेश में था और राजस्थान में था. तो इसके क्या रिपोर्कोशन हो सकते हैं उसका यहाँ पे है. सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने ये केस सुप्रीम कोर्ट में है. सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए. आप आंख मूंद के किसी पे केस हो रहा है तो आप उसके घर को आप गिरवा नहीं देंगे ये कह के कि वो इंक्रोचमेंट में है, इलीगल है. देन वी विल बी डिस्कसिंग द पीएम्स विजिट टू द ब्रूने एंड द सिंगापुर. ब्रूने एंड सिंगापुर को लोकेट करेंगे मैप में कि कहाँ पे है. एंड वी विल सी दैट द व्हाट आर द एरिया वी आर गोइंग टू डिस्कस पर्टिकुलरली इन द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिया एंड द ब्रूने एंड द सिंगापुर. सिंगापुर का तो नाम सुना होगा, ब्रूने जस्ट उसके बगल में है. दैट इज द आइलैंड कंट्री. After that, we will see that the first joint commandos conference to see the theater command. थिएटर का मतलब होता है जहाँ पे लड़ाई होती है ना, उसको आर्मी डिफेंस के भाषा में थिएटर कमांड कहते हैं. जिस एरिया में हम लड़ सकते हैं. जैसे इंडिया का कहाँ कहाँ फ्रंट बन सकता है, पाकिस्तान वाले एरिया में, चाइना वाले एरिया में एंड कोस्टल एरिया. यही हो सकता है ना थिएटर जहाँ पे युद्ध होगा एक बड़े लेवल पे. तो वो 3 थिएटर्स कमांड में हमने डिवाइड किया है. After that, we will see that scientists are researching to with the cocoa indoor. कोकोआ क्या होता है? What is the कोकोआ? कोकोआ पता होगा, चॉकलेट खाते हैं. चॉकलेट कोकोआ से तो बना होता है. वो चॉकलेट पे लिखा होता है ना, मेड अप ऑफ द कोकोआ. हाँ, यस. ये अब हम इंडोर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे घर के अंदर हम इसको ग्रो करवाना चाहते हैं. हो रहा है ना कि अंदर हमने कई लेयर्स पे मिट्टी डाल के घर के अंदर, क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज से जो प्रोडक्शन है वो इम्पैक्टफुल हो रहा है. ठीक है, तो हम देखेंगे कोकोआ का प्रोडक्शन. आफ्टर दैट वी विल सी दैट द डीलिंग एट द चाइना अफ्रीका फोरम समिट. अभी अफ्रीका एंड चाइना का फोरम समिट हो रहा है. अफ्रीका में टोटल 54 कंट्रीज हैं. तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ट्रेड करना है या हमें रॉ मटेरियल चाहिए तो अफ्रीका से रिलेशन मैटर करता है. मार्केट भी है, तो इसीलिए चाइना का अगर जो फोरम हो रहा है वो इंडिया को ध्यान से देखना चाहिए कि चाइना कैसे डील कर रहा है. हमारा कॉम्पिटिटर कौन है इंटरनेशनल मार्केट में? चाइना ही है. तो दैट इज द मेन थिंग. आफ्टर दैट वी विल सी दैट द इनहेंसिंग ओवरसाइट. ये जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड है. जीएसटी काउंसिल किस पे डिसीजन लेता है? जो जीएसटी टैक्स लगता है किस लेवल पे लगेगा, कितने प्रोडक्ट आएंगे, तो उसका हमेशा 2 महीने पे मीटिंग होती रहती है. तो जस्ट इसको हम हल्का सा देखेंगे. आफ्टर दैट वी विल सी दैट द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में चेंज हुआ है, न्यू बिल आया है. ऑलरेडी हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, तो थोड़ा सा इसको अमेंड किया है. जो नया नीड है उसके अनुसार दे आर अमेंडिंग, ताकि हम शाइन अलाइंड कर सकें. ओके, सो दिस विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3. डिजास्टर मैनेजमेंट सेपरेट टॉपिक है प्लीज. आफ्टर दैट वी विल सी दैट द जर्मनी इलेक्टोरल आर्किटेक्ट. जर्मनी में अभी इलेक्शन है तो थोड़ा सा देखेंगे वहाँ का इलेक्शन प्रोसेस क्या है. एंड इन द लास्ट वी विल सी दैट द यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, जिससे कि आराम से हम लैंडिंग कर सकें. ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है, डिजिटाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द डेटा ऑफ द फिनेंशियल ट्रांजेक्शन. तो इससे क्या होगा, बैंकिंग सिस्टम में हमें सहूलियत मिलेगी, इजीली हम लोन को एक्सेस करेंगे. ठीक है, ये हमारा टॉपिक ऑफ द डिस्कशन फॉर द 2 days है. वन बाय वन वी विल बी डिस्कसिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट पेज. फ्रंट पेज का मेन है कि लॉ डजंट परमिट रेजिंग ऑफ द होम्स ऑफ एक्यूज. रेजिंग का क्या मतलब होता है? व्हाट इज मीन बाय द रेजिंग? रेजिंग का मतलब ढहा देना, दैट इज बुलडोजर से ले जाके गिरा देना, यही होगा रेजिंग द होम्स ऑफ द एक्यूज्ड. अभी हम देख रहे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, जैसे यूपी की गवर्नमेंट थी, कह रहे थे हम बुलडोजर चलवा देंगे अगर किसी पे कोई केस हुआ, एनी केस. जैसे अभी जो रिसेंट केस था वो मध्य प्रदेश का था. तो एक
चाइल्ड था 15 ईयर्स ओल्ड, उसने अपने क्लासमेट को स्टैप कर दिया था, जाके चक्कू मार दिया, उसका डेथ हो गया। अब वहाँ पे कम्युनल एंगल आ गया। द चाइल्ड था वो मुस्लिम कम्युनिटी का था जिसने चाकू मारा था, और जिसका डेथ हुआ था वो हिंदू कम्युनिटी का था। तो अब हो गया कि अब जल्दी जल्दी ये दिखाना है कि हम भी तुरंत डिसीजन लेते हैं। तो वो जिस घर में रहते थे उस घर को ले जाके बुलडोजर से गिरा दिया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो आप रिट्रीब्यूशन होता है, ये रिट्रीब्यूशन इज नॉट गुड। जैसे होता है ना प्रोसेस, कि आप पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं, कि पहले अगर आप इलीगल घर है फिर भी आपको एक नोटिस जाएगा, नोटिस के बाद आप जुडिशरी में जाएंगे, प्रूफ करेंगे कि नहीं ये हमारा ही घर है। अगर गवर्नमेंट ये प्रूफ कर दे कि इलीगल है तो भी टाइम दिया जाता है कि आप सामान लेके जाइए। ऐसा थोड़ी है कि कोई रातों रात आके अगले दिन आपका घर गिरा दे रहा है। और उस घर में केवल क्रिमिनल थोड़ी ही रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, पूरी फैमिली रहती है, पूरी जिंदगी लग जाती है एक घर बनाने में, और आप 5 मिनट में जाके गिरा के चले आए। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूल, अभी पेटिशनर गए, पेटिशन ये गया कि कभी भी आप इंक्रोचमेंट में बुलडोजर करवाने के पहले आप प्रॉपर तरीके से एक गाइडलाइन निकालें। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन निकाले कि किसी का भी इंक्रोचमेंट हो सबके लिए एक प्रोसेस हो। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए अलग प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं, किसी के लिए दूसरा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ होना चाहिए ना, एवरीथिंग शुड बी लाइक द रूल ऑफ लॉ, अदरवाइज वो तो माइट विल बिकम द राइट। माइट जो होगा, माइट का मतलब जो ज्यादा शक्तिशाली है वो हमेशा सही हो जाएगा, वो जो चाहेगा वही होगा। होगा ना कि जैसे आपका गवर्नमेंट है, अब आप एक कम्युनिटी के, आप दिखाना चाहते हैं कि मैं इस कम्युनिटी का फेवरेट हूँ, इस कम्युनिटी को हम प्रमोट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए आप कहीं ना कहीं इनजस्टिस कर रहे हैं ना। जस्टिस भी तो होना चाहिए सोसाइटी में, दैट इज द मेन थिंग। आम जनता को तो लगेगा बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अगर आप थोड़ा और अच्छे से सोचिए कि उस घर में केवल वो क्रिमिनल थोड़ी रहता था, उस घर में छोटे छोटे बच्चे, उसके मदर फादर, उसके भाई बहन और भी तो रहते हैं, और एकाएक आपने गिरा दिया। रिफॉर्म होना चाहिए ना, आप उसको केस चलाइए, क्या पता उसने की गलती नहीं हो, प्रूफ कुछ और हो, तो वो तो जुडिशरी देगी ना। एग्जीक्यूटिव का काम थोड़ी है कि सजा सुनाना, वो काम किसका है? जुडिशरी का काम है। प्रॉपर तरीके से आप फॉलो कीजिए। आपका अधिक से अधिक ये काम हो सकता है एग्जीक्यूटिव का कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन तेजी से करवा दें, यही होगा ना, पुलिस आपके हाथ में है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कराइए और जाके आप जुडिशरी से आप प्रूफ कीजिए। सेम पर्सन कैन नॉट बी क्लेमिंग द केस, केस भी तो स्टेट ही लड़ता है ना। ऐसे में जब भी अगर हत्या की केस हो, रेप का केस हो या डकैती का केस हो, तो उसमें केस में एक पार्टी स्टेट बन जाता है और दूसरा वो एक्यूज पर्सन हो जाता है। ऐसे केस चलता है। अब केस आप एक इन्वॉल्व है खुद स्टेट गवर्नमेंट, और वही जाके सजा भी सुना दे रहे हैं। इस इंस्टेंट जस्टिस कभी भी सही नहीं होता है। आप नेचुरल जस्टिस क्या है? आप दोनों पक्ष को मौका देते हैं ना। आप भी बताइए, आप भी बताइए। नॉर्मली भी हम लोगों पे कोई छोटे बच्चे लड़ाई करते हुए आते हैं तो हम दोनों का सुनते हैं ना, फिर उसके बाद जाके हम जो भी सजा देना होता है देते हैं। दैट इज द मेन थिंग। तो वही यहाँ पे चीफ जस्टिस ने बोला है कि ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि यू हैव टू फॉलो द रूल ऑफ लॉ। यहाँ पे कहीं पे भी ये लिखा हुआ है कि जो आप पब्लिक रिट्रीब्यूशन है, रिट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? बदला लेना। ओवरऑल जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो बदला लेने का मेन हमारा पर्पज नहीं होता है। हमारा पर्पज होता है रिफॉर्म करना, कि उसके बिहेवियर में चेंज हो, उसका मेंटल माइंडसेट चेंज हो। मेन तो यही पर्पज है हमारा किसी को सजा देने का। तो दैट इज द मेन थिंग। ऐसा नहीं है कि हम किसी ने किसी का आंख फोड़ा तो उसका हम आंख फोड़ देते हैं। ये ब्लाइंड, अगर आप आई फॉर आई विल ब्लाइंड द होल वर्ल्ड, ऐसा है फेमस कोटेशन ऑफ द महात्मा गांधी। ठीक है, तो यहीं पे अब गाइडलाइन के लिए अगली सुनवाई नेक्स्ट मंथ में है, और फिर देखते हैं कि क्या उस पर डिसीजन आता है। ओके, समझ में आ रहा है ना व्हाट इज द रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ से ये होता है कि आर्बिट्ररी किसी का डिसीजन नहीं हम ले सकते हैं, प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर फॉलो होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एक गाइडलाइन दीजिए कि अगर किसी के ने कुछ किया है, तो अगर उसका घर इलीगल किसी प्रीमाइस पे बना है, मैक्सिमम लोगों का घर कहीं ना कहीं इलीगली होता है, किसी का थोड़े से सड़क में आगे होता है, कोई बगल वाले तालाब वाली जमीन पे निकाल लेता है, कोई फॉरेस्ट एरिया में अपना बढ़ा के करता है। आप किसी भी गोरखपुर के मोहल्ले में जाइए ना, 90% घर जो होंगे वो इंक्रोच किए ही होते हैं। आप जाइएगा किसी भी नए कॉलोनी में, चौड़ी रोडें होती हैं, 10 साल बाद जाइए रोडें पतली होने लगती हैं, कुछ दिनों बाद उसमें से आदमी निकलना मुश्किल हो जाता है। दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, साउथ में इस समय फ्लड है, और फ्लड का जो कंडीशन है इट इज ड्यू टू द हाई रेनफॉल। इस समय जो
साउथ में है रेनफॉल 27% जो नॉर्मल आती है उससे ज्यादा है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? लॉ नीना कंडीशन, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं लॉ नीना, अभी क्लाइमेटोलॉजी में अल नीना एंड लॉ नीना पढ़ाया होगा सर ने। अल नीना लॉ नीना नहीं पढ़ाया? अल नीना लॉ नीना में जो प्रेशर कंडीशन बनता है, बारिश क्यों होगी? बारिश के लिए प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए तभी हवा बहेगा ना, विंड फ्लो होगा। और विंड जब फ्लो होता है, अगर समंदर पे फ्लो होता है तो मॉइस्चर उठा लेगा, और जब वो लैंड पे आएगा और कहीं पे वो उठेगा, अगर सामने माउंटेन है तो माउंटेन है तो उठेगा, फिर वो ठंडा होगा। नॉर्मल सी चीज देखते होंगे आप लोग, जब आप लोग चाय या दूध खौलाते होंगे तो वेपर निकलता है, फिर ऊपर जाता है चिपक के, फिर पानी बन के गिरता है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो फिर कंडेंस होगा, कंडेंस होगा तो उसका वेट एक जगह पे ऐसा हो जाएगा जब ग्रेविटी से ज्यादा होगा, ग्रेविटी नीचे खींचती है, और ग्रेविटी जब नॉर्मली क्या होगा, ऐसे अपड्राफ्ट फोर्स लगता है, अपड्राफ्ट फोर्स ज्यादा होगा तो ऊपर उठेगा, और जब ग्रेविटी ज्यादा डोमिनेट करेगा तो फिर बूंद बन के नीचे आएगा, यही होता है ओवरऑल। तो जब प्रेशर कंडीशन यहाँ पे मेनली पैसिफिक एशियन में पेरू के किनारे, आप मैप निकालिए एक बार, ओपन द मैप, ये पैसिफिक है, ये है पैसिफिक ओशियन, पेरू है, यहाँ पे जो एरिया है, अगर यहाँ पे हाई प्रेशर हो और इंडियन जो मेन लैंड है वहाँ पे लो प्रेशर हो, तो विंड कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फिर जब इधर से मूव करते करते आएगा अटलांटिक ओशियन से उठाएगा पानी, और दूसरा तरीका है कि बैक साइड से जाएगा, यहाँ से भी डायरेक्ट कनेक्टेड है ना इंडियन ओशियन होते हुए, तो वहां पे जब प्रेशर डिफरेंस होगा तो तेजी से हवा बहेगी, और पूरा समंदर, पूरा इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन पूरे रास्ते में क्या करेगा, पानी लेके जाएगा, और जब इंडियन ओशियन से इंडिया के इनलैंड में घुसेगा, और जहाँ पे इसको माउंटेन वेस्टर्न घाट के कारण चीजें ऊपर उठेंगी, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी द रैनफॉल कंडीशन। यही हो रहा है इस समय पूरे साउथ में, दैट इज द लॉ नीना कंडीशन। लॉ नीना कंडीशन में ज्यादा बारिश होगा, फ्लड का कंडीशन होता है, एंड अल नीना कंडीशन में, ये क्लियर है ना, एक दिन और हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू कवर इज द, अभी साउथ में ये क्रिमिनल कुछ एलिगेशन लग रहा है कि आपने इसमें पुलिस का जो एक्सेस है, तो ये अभी कुछ खास नहीं है, ठीक है, इस पे हो रहा है कि नई कमेटी बैठा है, ये देखते हैं जब कमेटी बैठेगी क्या रिजल्ट आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू कवर इज दिस, द पीएम विजिट टू द ब्रूने एंड द सिंगापुर। तो सिंगापुर एंड ब्रूने, दे आर पार्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज। व्हाट आर द एशियन कंट्रीज? एशियन कंट्रीज आर द एक्यूमुलेशन ऑफ द 10 कंट्रीज, 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, उनका एक ग्रुपिंग है, और इनका जो टैक्स है या जितना भी ट्रेड के लॉ है, ट्रेड में क्या लॉ हो सकता है, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द रिस्ट्रिक्शन, वो सब फ्री करके रखें ताकि एक कॉमन एरिया बना सकें। इंडिया और पाकिस्तान, चाइना की हम लोग बात कर रहे थे ना, कि अगर हमारा एक तरीके से हम एक दूसरे के लिए जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ड्यूटी कम कर दें तो सस्ता पड़ेगा ना, जो हम लोग घूम के लाते हैं दूसरे देशों से, अगर डायरेक्ट हम सस्ता बेचना स्टार्ट करें तो ट्रेड बढ़ेगा ओवरऑल। जहाँ पे आप 20 रुपए फायदा लें और सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचें, उससे अच्छा कि आप 5 ही रुपए फायदा लें 100 प्रोडक्ट बेचें, तो फायदा ज्यादा है ना, ट्रेड ओवरऑल बढ़ेगा। तो ओवरऑल इनका भी यही है कि एक ग्रुपिंग है, वो अपना ट्रेड बढ़ा रहे हैं, एशियन। ओके, इंडिया इसमें पार्ट नहीं है, लेकिन इंडिया ईस्ट एशिया समिट का पार्ट है, एक्सटेंडेड है, एशियन प्लस 6 कंट्रीज है जो एशियन समिट के पार्ट है। क्लियर हो रहा है? एशियन में इंडिया इज नॉट द पार्ट, लेकिन ब्रूने एंड सिंगापुर दोनों पार्ट है। ब्रूने कहीं दिख रहा है इसमें, ये ब्रूने एंड ये सिंगापुर कहाँ गया, ये सिंगापुर है और ये ब्रूने है। जस्ट इट इज बॉर्डरिंग विद द इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया ना ब्लू वाला जो स्काई ब्लू है, दैट इज द इंडोनेशिया। दिस इज द सिंगापुर, बहुत एकदम टिप पे है, बहुत स्मॉल कंट्री है, लाइक ए सिटी, दिल्ली से भी छोटा है एरिया उसका, लेकिन वहाँ पे फिनेंशियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे मैक्सिमम जो वर्ल्ड के जितनी भी कंपनीज हैं अपना ऑफिस वहाँ बना के रखे हैं, क्योंकि वहाँ टैक्सेशन कम है, फिनेंशियल सर्विसेज जो देते हैं काफ़ी अच्छा सर्विस है, इसीलिए वहाँ पे सबने अपना बेस बना के रखा है। क्लियर हो रही है? दिस इज द मेन थिंग। सिंगापुर का एक और चीज़ है कि वहाँ पे
उनका जो बिजनेस एक्टिविटी है उसको एशियन टाइगर भी बीच में कहा जा रहा था, काफी तेजी से इंक्रीज हुआ था। पहले इनकी इकोनॉमी उतनी तेज नहीं थी, 1990s के बाद से इनको एक इनका जो ट्रेड है वो उछाल किया है। ठीक है, हमारा भी मेन फोकस है कि वी आर फोकसिंग ऑन द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी बेटर है इन द डिफरेंट एरियाज एंड द ट्रेड में वो काफ़ी हमारा हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि फिनेंशियल वहाँ पे बेस है मेन बड़े बड़े कंपनीज का। तो मेन हमारा फोकस अभी वही है। ऑलरेडी हमारा पहले इनके साथ 2018 में कोऑपरेशन एग्रीमेंट है ऑन द सैटेलाइट। फर्दर हम स्पेस में भी वहाँ पे टेक्नोलॉजी में मेन हम स्पेस में उनसे कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, and beside that what we are doing also the bilateral trade agreement, और वो हम कर रहे हैं कि it should be the around the 5 million mark को क्रॉस कर जाए। ओके, these are the things you can write into the whenever you are going to write with the India South East Asian countries का रिलेशन है। क्लियर हो रहा है? दूसरी चीज ये है, ये पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया का जो डिफेंस है उसमें 3 सर्विसेज हैं। 3 सर्विसेज क्या होते हैं? आर्मी हो गया, नवल हो गया एंड एयरफोर्स हो गया, यही 3 है ना। अब तीनों, अब जब युद्ध होगा तो अलग अलग थोड़ी लड़ेंगे, युद्ध होगा तो एक साथ सबकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी तक वो अलग अलग हमने सेपरेट करके रखा था, एक के जो चीफ तीनों के अलग अलग होते थे। तो जब युद्ध का कंडीशन होता था वहां पे कम्युनिकेशन काफी गैप आ जाता था। कोई एक सिंगल पॉइंट हो जहाँ पे तीनों को हम कम्युनिकेट कर सकें, क्योंकि नीचे अगर आर्मी कहीं पे लड़ रही होती है तो ऊपर एयरफोर्स का सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोस्टल एरिया में होता है तो वहां पे एयरफोर्स एंड द नवल का सपोर्ट एक साथ होना काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो वहां पे हमने तीनों को मिला के हमने एक चीफ डिफेंस, हमने एक ऑफिस क्रिएट किया है चीफ डिफेंस, और उसके जो हेड है अनिल चौहान है। अनिल चौहान है जो हेड है, दैट इज नोन एज द चीफ ऑफ डिफेंस। कहीं होगा यहाँ पे, ओके, वेयर इज दिस चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, जो सबसे हमने हायर पोस्ट बना के रखा है अभी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और यहाँ पे तीनों जो आर्मी के मेन है चीफ है वो कम्युनिकेट करेंगे। और हम चाहते हैं कि तीनों को मिला के एक हम कमांड बनाएं। हम सर्विसेज अलग अलग नहीं बनाए, हम एरिया बनाए कि कहाँ कहाँ लड़ना है। वो इंडिया को 3 कमांड एरिया में बांटा गया है, थिएटर कमांड इसको कहते हैं। यहाँ पे लिखा होगा थिएटर कमांड। थिएटर कमांड का मतलब, जैसे थिएटर का मतलब क्या होता है, कहीं पे हम एक्टिंग कर रहे होते हैं, नॉर्मल यही होता है ना, स्टेज पे एक्टिंग हो रहा होता है। युद्ध में भी क्या हो रहा है, कोई एक एरिया होता है वहां पे दोनों में लड़ाई हो रही होती है, 2 देशों के बीच में। हमारा 3 कमांड कहाँ पे बन सकता है? 3 जगह जहां मेन लड़ाई हो सकती है। पहला होता है ये पाकिस्तान वाला बॉर्डर पे, दूसरा हमारा चाइना वाले बॉर्डर पे, और तीसरा है कोस्टल एरिया, नीचे जो पूरे कोस्टल एरिया है। तो हमने तीनों को कमांड बना दिया है, थिएटर कमांड। इसमें ये होगा कि 3 अलग अलग हम ग्रुप बनाएंगे, लेकिन 3 ग्रुप में वो तीनों सर्विसेज एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मानिए यहाँ पे बेस बना है, तो यहाँ पे एक बेस में नवल ऑफिसर्स भी रहेंगे, आर्मी के भी ऑफिसर्स रहेंगे और एयरफोर्स के भी ऑफिसर्स रहेंगे, ताकि एक दूसरे से वो बात करें, एक दूसरे को सिस्टम को ऑपरेट करना सीखें कि आप लोग कैसे लड़ते हैं, ताकि कभी हमें सहायता करना हो तो उसी अनुसार हम सहायता करेंगे। जैसे अगर रात को आर्मी लड़ सकती है लेकिन एयरफोर्स अपना नहीं चला सकते हैं, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कहाँ बम गिराना है कहाँ नहीं गिराना है, थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं रहती है, तो रात में एयरफोर्स ज्यादा नहीं लड़ सकती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आर्मी होल्ड करके रखती है चीजों को, उस समय ज्यादा एडवांस नहीं बनाती है। तो जब एक साथ अगर बैठेंगे, कोऑपरेट करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि हमें असली में कैसे लड़ना है। एक युद्ध के समय में आप कम्युनिकेट करते हैं, फिर भी उतने अच्छे से आप नहीं कर पाते हैं। कम्युनिकेट आपने कर दिया, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीजें नहीं होंगी। एक जैसे एक 11 लोगों की टीम है और 11 लोगों की टीम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से है, लेकिन अगर वो एक साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, एक खेलने आ रहे हैं, तो उनमें उतना जो है कोऑपरेशन, म्यूचुअल जो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होगी वो नहीं हो पाएगी कि कब कौन बॉलिंग करता है तो किस तरीके की फील्डिंग लगानी है, किसको आगे रखना है, किसको पीछे रखना है। होता है ना, जब आप प्रैक्टिस करने लगते हैं तब आपको आइडिया होने लगता है। यही आदमी के साथ हम कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? हम तीनों आदमी को मिला के एक थिएटर कमांड बना रहे हैं, और थिएटर कमांड में कौन कौन सा एरिया भी चूज किया गया है? 3 बॉर्डर एरिया यहाँ पे कहीं दिया भी है, दैट इज द, कहाँ दिया है? यहाँ पे टू लैंड
कमांड एंड वन टू लैंड कमांड, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न। वेस्ट में कौन है? पाकिस्तान वाला है, और नॉर्थ में चाइना वाला बॉर्डर पे है। और तीसरा जो है दैट इज द मैरी टाइम कमांड, पूरा जितना भी कोस्टल लाइन एरिया है उसके लिए एक कमांड बना दिया। ओके, अब साथ साथ हम ये भी कर रहे हैं कि ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड बना रहे हैं कि जहां पे हम रह के पूरी अपनी आर्मी की तीनों सेनाओं की तीनों सर्विसेज का लॉजिस्टिक भी तो होता है, उनके डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके एरोप्लेन होते हैं, उनके नवल डिफरेंट सबमरीन्स एंड देयर होते हैं ना शिप्स, वार शिप्स। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम नोड बना रहे हैं। ऑलरेडी 3 नोड बना के रखा है। 3 नोड जो ऑपरेशनल है दैट इज इन द मुंबई, गुवाहाटी एंड द पोर्ट ब्लेयर। पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशनल कहाँ कहाँ है? मुंबई, गुवाहाटी एंड पोर्ट ब्लेयर। दीज आर द ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड्स। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है? वेयर इज द पोर्ट ब्लेयर? कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार का कैपिटल है। लिख लिया ये तीनों? 3 ऑलरेडी ऑपरेशनल है, और जो प्रपोज्ड 4 है वो है एक लेह में है, एक सिल्लीगुड़ी। सिल्लीगुड़ी कहाँ पे है? ये तो नाम सुना होगा, सिल्लीगुड़ी वेरी फेमस, असम, असम में है। ओके, एंड सुलूर, ये तो टफ है, सिल्लीगुड़ी नहीं पता है तब सुलूर तो बहुत मुश्किल है। सुलूर है, दिस इज इनटू द तमिलनाडु, कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट के पास है, जहाँ कोयम्बटूर में ही वो है दैट इज फेमस ऊटी। पुराना राज पिक्चर देखा है? बहुत पहले जो आया था, जो फर्स्ट राज पिक्चर, विपाशा बासु उसमें थी, और आई थिंक वन एक्टर ही डिसअपियर्ड आफ्टर दैट पिक्चर। ठीक है, सुलूर इज इन द कोयम्बटूर एंड प्रयागराज। यूपी क्या है? यूपी पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट। तो 4 जो है ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड्स क्लियर हो गई। टोटल 7 इस समय, 3 ऑपरेशनल है और 4 को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। ओके, अभी हम लोग ने डिस्कस किया ना कि क्रॉस पोस्टिंग ऑफ 3 यूनिट्स, 3 सर्विसेज, 3 सर्विसेज का क्रॉस पोस्टिंग, दे विल बी ट्रेनिंग विद ईच अदर, दे विल बी डूइंग ईच अदर वर्क्स, ताकि उनको क्लियरिटी रहे कि युद्ध के टाइम पे कैसे ऑपरेट करना है। ओके, क्लियर हो गया? इस समय चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है? यस, अनिल चौहान। पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू कवर इज द scientists are way to grow, so researching way to grow the cocoa indoor. कोकोआ चॉकलेट, ठीक है। अब जैसे हम लोग कंटिन्यूअसली ये डिस्कस कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से जो हमारा पैटर्न है कल्टीवेशन का, फूड प्रोडक्शन इल्ड कम हो रहा है। जहाँ पे 10 क्विंटल होना चाहिए वहाँ पे 6 क्विंटल हो रहा है। अगर ऐसे कम होते रहा तो फिर हमें चॉकलेट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम आउटडोर की जगह पे जो टेम्परेचर कंट्रोल इंडोर कर सकते हैं, एक घर बना सकते हैं, उसमें अपने अनुसार हम लोग एसी चला लेते हैं, कितना भी गर्मी हो, अंदर ठंडा। ऐसे हम एक डेवलप करना चाहते हैं कि खेती अंदर कर लें, और उसके लिए हम ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हैं। ओके, इंडोर, एंड ऑलरेडी हम इसके लिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी कर रहे हैं। कोकोआ सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? इंडिया में कहाँ पे होता है? एक रीजन में, कहा रीजन में पूछूं, वर्ल्ड में रीजन, वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। स्लैब का जो ट्रेड स्टार्ट हुआ था वो प्लांटेशन के लिए ही तो स्टार्ट हुआ था। वो ब्लैक्स को पकड़ के ले जाते थे स्लैब बनाने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगता है। एक्चुअली प्लांटेशन में यू हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क, खुले फील्ड में आपको, और वहाँ का जो टेम्परेचर है काफी हार्श होता है। ऐसे कंट्रीज में होता है जो इक्वेटर के काफी पास हैं, इक्वेटर से 20 लैटिट्यूड की डिग्री में नॉर्थ एंड साउथ में होते हैं, और यहीं पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है। सन यहीं पे तो सन के ऊपर होता है। ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना कि जो 2 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न है उसी के बीच में सन मूव करता है, उसी के बीच में ये कोकोआ की मेन होती है। जितनी भी कल्टीवेशन, जितने भी टॉप प्रोड्यूसर हैं, दे आर बिटवीन द दिस 2 इक्वेटर्स, 2 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा कहां होता है? पहले नंबर पे कर्नाटका पे होता है।
ठीक है, दूसरे तीसरे में तमिलनाडु एंड केरला में आगे पीछे होते हैं। कभी तमिलनाडु आगे हो सकता है, बहुत क्लियर है, इनके बीच में जो डिफरेंस है ज्यादा नहीं है। कभी 3000 मीट्रिक टन इनका हो जाएगा तमिलनाडु का, कभी 3200 मीट्रिक टन केरला का हो जाएगा। लेकिन इनसे बहुत ज्यादा है कर्नाटका का, कर्नाटका का इनसे 1.5 गुना है। तो कर्नाटका तो अनडिस्प्यूटेड फर्स्ट पे है, तमिलनाडु एंड दिस केरला दे आर कॉम्पिटिंग विद ईच अदर। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यही रहते हैं। अब ये है कि इसको लैब में बनाने के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। लैब में आजकल चिकन भी बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो जिनको लगता है कि चिकन जो लोग इसलिए नहीं खाते हैं कि वो वायलेंट है, मार के खाते हैं, तो लैब से भी बना हुआ चिकन आजकल आने लगा है। जैसे होता है ना, दो तरीके से हम वेजिटेरियन होते हैं। एक होते हैं कि वायलेंस नॉन वायलेंस वाला, एक रिलीजियस होता है। तो रिलीजियस वाला तो हमेशा नहीं खाएंगे, लेकिन वायलेंस नॉन वायलेंस अब लैब में होगा चिकन तो खा सकते हैं। ठीक है, दैट इज द मेन थिंग। ओके, हम कोकोआ भी हम लैब में बना के फिर इंडोर बनाना स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है 80%, वो अफ्रीकन, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में होता है। प्रोडक्शन सबसे ज्यादा वहां होता है, लेकिन कंजप्शन सबसे कम वहां पे होता है। दे प्रोड्यूस मोस्टली, लेकिन कंजप्शन सिर्फ 4% का है। मैक्सिमम दे एक्सपोर्ट टू द रिच कंट्रीज। कौन है? जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, ये लोग हैं। इनको यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इनको जाता है। इंडिया में भी यही हाल है। टी सबसे ज्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन यहाँ जो असली क्वालिटी हम लोग जो पीते हैं चाय, वो सबसे रद्दी क्वालिटी का पीते हैं। अभी टाटा जो हम लोग गोल्ड जो भी पीते हैं ना, ये भी एकदम लो क्वालिटी का होता है। जो सबसे अच्छा क्वालिटी होता है वो तुरंत एक्सपोर्ट कर दिया जाता है टू द यूरोपियन कंट्रीज एंड द यूएस एंड द कनाडा। दैट इज द थिंग। गरीब अमीर होने का ये हमारा घाटा और फायदा है। क्लियर हो गया? Next news that we are going to do is the China Africa Forum Summit. चाइना अफ्रीका, ऐसे ही इंडिया अफ्रीका फोरम समिट भी हुआ है। अभी तक 3 बार हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, दे डिस्कस, अफ्रीकन के जितने भी लीडर हैं कंट्रीज के, अफ्रीका में 54 कंट्रीज टोटल है। और इनका जो यूनियन है उसको अफ्रीकन यूनियन कमीशन, अफ्रीकन यूनियन इनका कोलिशन है एक बना के, इन्होंने पूरे अफ्रीका का एक यूनियन बनाया है। तो ये पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे राइटर ये बोल रहे हैं कि अभी जो हमारा डिस्कशन होने जा रहा है, तो हम चाइना का और अफ्रीका का हो रहा है, उससे हमें क्या लेना है, क्या लेना है, क्यों हमें देखना चाहिए? सिंपल सी बात है, हमारा सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटर कौन है? चाइना से ही कंपटीशन हमेशा रहता है किसी भी चीज में। रॉ मटेरियल लाए या हमें वहां पे जाके अपना मार्केट बनाना है, तो हमें ये भी देखना है ना ट्रेंड क्या चल रहा है, कैसे चाइना डील कर रहा है। हमको थोड़ा क्लियरिटी होगा। वैसे हमारा और उनका काफी अलग तरीका है। जैसे हमेशा हम बोलते हैं ना, जो डेट डिप्लोमेसी है, डेट डिप्लोमेसी सबसे ज्यादा फेमस है वो चाइना का है। चाइना पैसा देता है, फिर उनसे काम करवाता है, होता है ना, अपना फोर्स करता है, और इसके लिए बदनाम भी है। लेकिन ये है कि चाइना का अभी जो रिपोर्ट आया है कि अफ्रीका में डेट डिप्लोमेसी उतनी ज्यादा नहीं है, परसेंटेज है वो सिर्फ 12% है। कहीं पे है, कहाँ गया, 12% है, अकाउंट फॉर द 12%, तो बहुत कम हुआ। लेकिन दिक्कत है कि एक और रिपोर्ट आया है, उसमें आया है कि चाइना जो डेट दे रहा है अब दिखा नहीं रहा है, छुपा के रख रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल चाइना का डेट हाई है, लेकिन दे आर नॉट शोइंग। उनका डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो वो डेट दे रहे हैं, लोन तो दे रहे हैं, बट द लोन दे आर नॉट मेंटेनिंग इन देयर डेटा, डेटा सीट जो रिलीज करते हैं उसमें वो दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, इंडिया का ये कंडीशन नहीं है। इंडिया का हम लोगों ने डिस्कस किया था, इंडिया क्या करता है, जमीनी लेवल पे जाके काम करता है कि एग्रीकल्चर में जाके सपोर्ट करेगा, उनको इरिगेशन में हेल्प करेगा, उनका एजुकेशन सिस्टम, उनका हेल्थ सिस्टम, उनको स्किलिंग करता है। तो इंडिया का कहीं ना कहीं गुडविल हमेशा से रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंडिया को भी निगेटिव पेंट में लोग देखने लगते हैं। अब इंडिया सब कुछ करेगा तो कुछ ना कुछ चाहेगा ना कि ट्रेड भी हो, रॉ मटेरियल तो उसको भी चाहिए ना, तो कभी कभी हम इंडिया को निगेटिव पेंट में करने लगते हैं। दूसरी चीज ये है कि कई बार इंडियन जाके डोमिनेट करने लगते हैं।
इंडिया की जैसे बिहार के लोग हर जगह पाए जाते हैं ना, वैसे इंडिया के लोग हर जगह पाए जाते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज में भी जैसे अंग्रेजों की देन थी, अंग्रेज वहां पे जाके कॉलोनी बनाए तो हमको भी ले गए। गांधी जी भी पहले तो अफ्रीका में ही गए थे, साउथ अफ्रीका में 10-12 साल रह के, 10-12 साल क्या, मुझे लग रहा है वो 24 साल रह के आए थे, 26 साल। 1990 में गए थे और फिर आए थे 2000 नहीं, 1890 में गए थे आई थिंक, और 1915 में आए थे। तभी तो वो प्रवासी दिवस मनाते हैं हम लोग ऑन एवरी ईयर, ठीक है। तो इंडिया का ओवरऑल ये कहना है कि इंडिया का जो प्रेजेंस है वो अक्रॉस द वर्ल्ड है। अब अफ्रीका है, हम लोग बीच में रहते हैं, अंग्रेज हमसे अमीर और ब्लैक उनसे हम थोड़े अमीर, वैसे हमारा कलर भी है, हम ब्लैक से थोड़े से फेयर और अंग्रेजों से थोड़े से कम, तो हमसे दोनों से लड़ाई होती है, दोनों जलते हैं, ठीक है ना, कि हम लोग बीच में आ जाते हैं। दैट इज द मेन थिंग। अफ्रीकन को भी लगता है कि अरे ये लोग भेदभाव करते हैं, तो दैट इज द थिंग। कई हमारे जो बिजनेसमैन है वो डोमिनेंट हैं और कई बार बैकलैश भी हुआ है। युगांडा में जब 1993 के आसपास इंडियंस के खिलाफ बहुत ज़्यादा वायलेंस होने लगा था, तो राजीव गांधी ने भेज के एक डील किया था, उसके बाद उनको कुछ को सेटल किया गया था ब्रिटेन में, कुछ को वापस मंगाया गया था। तो ये है कि कभी कभी हमारा गुडविल उतना ज़्यादा नहीं काम करता है, कभी कभी निगेटिव सेंटीमेंट भी हम क्रिएट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे इन्होंने दिया कि इंडिया जिस एरिया में काम कर रहा है वो मेन एरिया क्या है। एक है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो हमारा ऑलरेडी स्ट्रांग है, सर्विसेज में हम स्ट्रांग है। दूसरा है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या आएगा, स्किलिंग, हाँ, इस हेल्थ एजुकेशन एंड स्किलिंग, स्किलिंग करते हैं हम, दैट इज द मेन थिंग। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हम उनको सिखा देते हैं, हम सीखते हैं इजराइल से एंड डेवलप्ड वर्ल्ड से, लेकिन हम उनसे बेटर है तो उनको सिखा भी देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा रिसर्च बीच में है, यूरोपियन से कम है लेकिन अफ्रीकन से हमारे पास ज़्यादा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी है। और तीसरी चीज़ है फार्मास्यूटिकल में हमारा बहुत अच्छा एक तरीके से बहुत इंडिया का नोबेल तरीके का इमेज है, क्योंकि अगर हम सस्ता दवा नहीं बनाते तो अफ्रीका की आबादी इस समय आधा होती, हमारी दवा के कारण उनकी आधा पॉपुलेशन बच जाती है, क्योंकि हम चीप और काफ़ी अफोर्डेबल कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। जेनेरिक हम भी क्या करते हैं, पेटेंट को अपने वायलेट करके अपने लोकल ब्रांड में बनाते हैं और उसको सस्ते दाम में बेचते हैं। बहुत डिफरेंस है। अब जो यूरोपियन एंड यूएस एंड कनाडा की जो कंपनी 2-2 लाख में जो 1 महीने की दवा बनाती है, वो हमने 6,000-8,000 में बना के बेचा है। काफी डिफरेंस आ जाता है, 10 गुना 20 गुने का, दैट इज द डिफरेंस। अभी कई केसेस थे, तो दैट इज द थिंग। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के कारण हमारा काफी पॉजिटिव इमेज बना हुआ है। द अदर थिंग इज दैट इंडिया अफ्रीका फोरम ऑलरेडी है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये लास्ट जो हुआ था 2015 में हुआ था, अभी तक 3 ही हुआ है। आई थिंक 2008-9 से स्टार्ट हुआ था, दूसरा 2008 से स्टार्ट हुआ था पहला, दूसरा 2011 में हुआ और तीसरा 2015 में हुआ, तो ये अभी तक नहीं है। तो इसका निगेटिव इंपैक्ट है, जब हम मिलेंगे नहीं तो कैसे डिस्कस करेंगे और कैसे क्लोजनेस होगा। जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे तो एक दूसरे का इशू कैसे जानेंगे, इशू जानेंगे तभी तो रिजॉल्व करेंगे। अफ्रीकन कहेंगे कि अरे आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, आप ये टूल भेज रहे हैं, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं गैप क्रिएट कर देंगे। तो राइटर बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये स्टार्ट करना चाहिए। इंडियन अफ्रीकन जो यूनियन ट्रैक डायलॉग है वो कहीं ना कहीं 1.5 डायलॉग स्टार्ट करना चाहिए। ट्रैक 1.5 डायलॉग का मतलब क्या हुआ है, व्हाट इज मीन बाय दिस? ट्रैक 1 डायलॉग होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ट्रैक 2 होता है पीपल टू पीपल, ठीक है। ट्रैक 1.5 का मतलब कि गवर्नमेंट भी होगा और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ ये सब भी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। वो ट्रैक बीच में कोविड-19 का था और उसके बाद इंडिया ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है अफ्रीका से, तो एक तरीके से इग्नोरेंस है, हम दूसरे जगहों पे फोकस कर रहे हैं। हमारा जैसे रिलेशन विद यूएस हो गया, रस्सा हो गया, जापान हो गया, तो ये है। लेकिन ये कमी है, हमें करना चाहिए, क्योंकि अब हमें तो लग रहा है कि कर लेना चाहिए, पर अब हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पास तो बहुत इंगेजमेंट है ना, उनको और भी चीज़ों में काफ़ी इंगेज रहते हैं। अभी कंटिन्यूसली यूएन में था, फिर डिफरेंट हम खुद का फोरम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये भी रीजन हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल यही है
और कुछ है इसमें, हाँ एक चीज और हमने स्टार्ट किया, बैंकिंग सर्विसेज हम देना स्टार्ट किए हैं अफ्रीकन कंट्रीज को। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हम स्टार्ट किए हैं, जैसे होता है ना ये हम भीम पे एंड अदर सच इंटरफेस, वो हमने मॉरिशस में स्टार्ट किया है। तो मॉरिशस में ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड, केन्या, नामीबिया, घाना, मोजाम्बिक, इन सब कंट्रीज के साथ अभी हमारा बात चल रहा है। एक बार लोकेट कर लीजिए कहाँ पे है, केन्या, नामीबिया, घाना एंड मोजाम्बिक, वेयर आर दे? थोड़ा सा देखते रहने से ना नेचुरली याद हो जाएगा चीजें। कोस्टल एरिया है, ईस्टर्न कोस्ट, मोजाम्बिक दिखा, मोजाम्बिक। केन्या कहाँ पे है, वेयर इज केन्या? नामीबिया एंड घाना। लोकेट हो गया नामीबिया एंड घाना। जब नाम हमने स्टार्ट किया था तो घाना भी उसका मेन ओरिजिन, जो हमने स्टार्ट किया था फाउंडिंग मेंबर घाना भी है। घाना के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी नेहरू से काफी बनती थी, तो वो भी उसके पार्ट थे। क्लियर? तो इनके साथ अभी हमारी बात हो रही है, मॉरिशस के साथ ऑलरेडी वी हैव फाइनलाइज, दीज आर द ऑल द थिंग दैट वी हैव टू कवर्ड। ओके, अभी भी किस एरिया में हम काम कर सकते हैं? इंडिया का फूड प्रोसेसिंग एरिया भी काफी अभी खुद इंडिया में भी ये बढ़ रहा है, और हम अफ्रीका से बेटर हैं तो उनको सिखा सकते हैं। एंड फूड वेस्ट मैनेजमेंट इसको कर सकते हैं। ट्रिपल ए, एफोर्डेबल, एप्रोप्रिएट एंड एडॉप्टेबल टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि हम गरीब कंट्री को दे रहे हैं ना। जैसे हमें कैसा मोबाइल चाहिए, सस्ता भी चाहिए। लैपटॉप हम ढूंढते हैं तो 2 लाख का तो लैपटॉप नहीं खरीद सकते, यही हम सोचते हैं कि 20-25 हजार में ऐसा हो जाए जिससे हमारा स्पीड भी अच्छा हो, हम अपना सब कुछ साउंड भी अच्छा हो, उसका रिजोल्यूशन भी अच्छा हो, यही हम दिमाग लगाते हैं ना। कितना हम सिर्फ क्वालिटी पे नहीं जाते हैं, तो इसीलिए हमें सबसे पहले एफोर्डेबिलिटी, कि हम खरीद सकते हैं। एप्रोप्रिएट, जो हमारी नीड है, पता चले कि वो आपने बनाया है कि गेमिंग के लिए, हमें तो पढ़ना है ना, तो हमारे लिए एप्रोप्रिएट भी तो होना चाहिए। एंड एडॉप्टेबल, कि हमारी जो एजुकेशन है, जिस हमें नॉर्मल, हम लोग तो बहुत ज़्यादा मास्टर है नहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी में, तो हम ऑपरेट कर सकें, दैट इज़ द मेन थिंग। वही हमारी टेक्नोलॉजी कभी भी अफ्रीका को देंगे, तो वी हैव टू फोकस ऑन ऑल दीज एरिया। समझ में आ गया? इंडिया अफ्रीका के लिए रिलेशन आए तो ये सब चीजें याद रखना कि कहाँ का इंडिया काम कर रहा है। जो फार्मास्यूटिकल है वो हमेशा आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं। फार्मास्यूटिकल में इंडिया काफी, इंडिया को माना जाता है कि इट इज द नर्सरी फॉर द फार्मेसी, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, क्योंकि सस्ता और अफोर्डेबल और बहुत मास स्केल पे हम दवा बनाते हैं। वैक्सीन में भी देख रहे थे, वैक्सीन डिप्लोमेसी हम लोग कर रहे थे, पूरे वर्ल्ड को हम लोग वैक्सीन दे रहे थे, क्योंकि सस्ता और जल्दी जल्दी बना ले रहे थे ऑन द मास स्केल। यहाँ पे चाइना का डेट डिप्लोमेसी कहीं होगा, उसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं, कहाँ पे है? ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा कहीं ना कहीं यहाँ पे डेप्ट डिप्लोमेसी, कल बताया था ना, डेट ट्रेप एंड डेट डिप्लोमेसी क्या है। अच्छा यहाँ है, तो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, डेट ट्रैप बताया था ना क्या है, व्हाट इज द डेट ट्रैप? हम्म, yeah, the trap, they will not get out of the whatever their poverty या जो भी कंडीशन है, कि वो उससे फायदा नहीं होगा, और वो इंटरेस्ट रेट देंगे, और बाद में क्या करेंगे, उनसे कहेंगे लीज लिखो, अपना जमीन दो। जैसे आप गांव में भी तो देखते होंगे, मनी लेंडर, पहले पैसा दिया, फिर डेट आ गया, फिर कहते हैं जमीन लिखो। चाइना भी वही करता है, चाइना कहता है ये पोर्ट हमें लीज दे दो, वो जमीन तो नहीं लिखवा सकता है, तो वो कहता है लीज दे दीजिए हमें 90 साल के लिए, 100 साल के लिए, दैट इज द थिंग। डिजास्टर मैनेजमेंट बिल अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। व्हाट इज द डिजास्टर मैनेजमेंट, बेसिक्स क्या है? व्हाट इज द डिजास्टर मैनेजमेंट? जैसे साइक्लोन आया, तो साइक्लोन के पहले हम क्या करेंगे, जो भी कोस्टल एरिया है वी विल बी रेस्क्यूइंग, उनको हटाएंगे वहां से। उसके बाद क्या करेंगे, जब डिजास्टर आएगा तो इम्पैक्ट तो करेगा ना, उनका घर उड़ा के ले जाएगा, तो फिर क्या करेंगे हम, उसके बाद रिहैबिलिटेशन,
सबसे पहले तो हम प्रिपेयर करेंगे कि मिनिमाइज कर दें कि लोगों का कैजुअलिटी कम हो, प्रॉपर्टी कम से कम डिस्ट्रॉय हो, ठीक है। इसके लिए ऑलरेडी हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, लेकिन नई नई चीजें अभी इमर्ज होती हैं ना, जैसे कि हीट वेव का कंडीशन अब बहुत ज्यादा हो रहा है, पहले इतना नहीं था। पहले हम साइक्लोन से इम्पैक्टेड थे, पहले हम ड्रॉट से इम्पैक्टेड थे, पहले हम फ्लड से इम्पैक्टेड थे, लेकिन अभी जो केस है वो हीट वेव का है। हीट वेव से हीट स्ट्रोक लगता है, होता है ना, लोग सडनली हार्ट अटैक और रिलेटेड डिफरेंट टाइप की बीमारियां हो रही हैं। तो ऐसे में हमें ये है कि जो पुराना एक्ट था उसमें हीट स्ट्रोक मेंशन नहीं था। 13 तरीके की चीजें थी जिसको हम डिजास्टर मानते थे, जैसे कि साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक। ये 13 को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें वॉल्केनिक इरप्शन नहीं है कहीं दिख रहा है? वॉल्केनिक इरप्शन नहीं है, इसमें हीट स्ट्रोक भी नहीं है। तो अभी डिबेट हो रहा था, कई जगहों से हमारा ये भी रिपोर्ट आ रहा है कि जब नंबर ऑफ हीट स्ट्रोक काफी बढ़ गए, इंडिया में इस बार 536 हीट स्ट्रोक डेज, जो हाईएस्ट नंबर 14 साल में किसी भी देश में है वो है। तो कहीं ना कहीं जब नंबर ऑफ हिट स्ट्रोक डेज बढ़ रहे हैं तो यू शुड इंक्रीज, क्योंकि ऐसे कंडीशन में जब आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में अगर इंट्रोड्यूस किए हैं तो पैसे देना इजी हो जाता है। वैसे लड़ाई होने लगती है ना सेंटर स्टेट में कि ये तो डिजास्टर के कैटेगरी में ही नहीं है तो पैसा क्यों दूं, ऐसा होता है नॉर्मल। यही अभी हम देख रहे थे, कर्नाटका एंड तमिलनाडु सेंट्रल गवर्नमेंट से कंटिन्यूसली लड़ रही थी और वो लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में मीडिएशन किया है, उसने बोला कि इतने पैसे देने हैं। तो कहीं ना कहीं डिबेट क्यों स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये है ही नहीं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में एक फंड है जिसमें अलग से पैसा दिया जाता है कि कभी डिजास्टर आएगा तो उसको टैकल करने के लिए इस फंड का हम यूज करेंगे। उसका नाम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड, रिस्पॉन्स फंड। यहाँ पे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड होगा ना, कभी भी अटैक होगा, कभी भी कोई भी डिजास्टर केस बनेगा तो वी विल बी यूजिंग दिस फंड। क्लियर हो रही है ये चीजें? इसीलिए हम चाहते हैं कि हीट वेव्स को वी शुड इंक्लूड इन दिस डिजास्टर मैनेजमेंट का जो डिफिनीशन है डिजास्टर का, उसमें इंक्रीज करें। अब जो बिल आया है उसने डिजास्टर अगेन हीट वेव को नहीं इंक्लूड किया है, डिस्पाइट देयर वाज नीड। जो हमें लग रहा था हीट वेव को इंक्लूड करेंगे वो नहीं किया है। क्लियर हो रहा है? इसको लेके ये राइटर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जिसकी जरूरत थी उसने करा नहीं। इन्होंने क्या किया, उसकी जगह पे और ज्यादा पावर सेंटर का बढ़ा दिया कि किस कंडीशन में क्या डिसीजन लेंगे, कितनी कमिटी बनाएंगे, कितना अलग से हम जो भी रिपोर्ट बनाएंगे, वो सारा पावर किसके हाथ में ले लिया है, दैट इज कमिंग इनटू द हैंड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसको क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन। कहीं लिखा होगा यहाँ पे, दैट हैज सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। सेंट्रलाइजेशन का मतलब आप स्टेट से उठा के पावर सब किसके हाथ में दे दें, सेंटर के हाथ में। अब यहाँ पे है कि ऑलरेडी नेशनल लेवल पे ये प्लान बनाएंगे, स्टेट लेवल पे प्लान बनाएंगे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जितनी कमिटीज अथॉरिटीज हैं अब वो यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। क्लियर हो रही है? इसको लेके यहाँ पे फिर से क्रिटिसिज्म है। डिस्पाइट यहाँ पे एक नया ऐड किया इन्होंने, अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्रिएट करने की कोशिश किया है ऑन ए लोकल बॉडी। जैसे होता है ना शहरों के लेवल पे अलग से, पहले तो स्टेट लेवल पे था एंड नेशनल लेवल पे था। अभी इन्होंने कहा है कि इट विल बी क्रिएटिंग द अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्लियर हो रही है ये चीजें? सेकेंड थिंग, एक चीज और यहाँ पे क्रिटिसिज्म है कि जो डिफिनीशन है हीट स्ट्रोक का वो क्लियर कट नहीं है। ये ऐसे कहते हैं कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास अगर उससे ज्यादा इंक्रीज होगा तो हम मानेंगे कि हीट वेव का कंडीशन है, ठीक है। लेकिन आप हिमालय पे अलग तरीके का कंडीशन होता है, प्लेन पे अलग तरीके का कंडीशन होता है, कोस्टल एरिया में अलग कंडीशन होता है। क्लियर कट एक उन्होंने डिफिनीशन नहीं दिया है, इसको इन्होंने यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है कि अभी भी जो ये क्लियरिटी नहीं है कि कब हम मानेंगे कि हीट वेव कंडीशन है। और ऐसे में क्या होता है, फिर फंड जो देना है उसमें डिले करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा प्रूफ करो, और वो प्रूफ नहीं हो पाएगा क्योंकि जो वेगनेस है इनटू द डिफिनीशन ऑफ द हीट वेव। क्लियर? क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया? एक तो ये 13 जो इन्होंने दिया है इसको ध्यान में रखिएगा, इसमें हीट वेव नहीं है, वॉल्केनो इरप्शन भी नहीं है। कभी कभी पूछ देगा वो मैचिंग करा के कि कितने मैनेज डिजास्टर के कैटेगरी में हमारे डिफाइंड है। तो ना ही वॉल्केनो के इरप्शन है और ना ही हीट वेव है। ये काफी कॉमन चीज है, यू शुड रिमेंबर ऑल दिस थिंग।
इसको 4-5 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। पेस्ट अटैक है, पेस्ट अटैक इज द इनटू द डेफिनेशन ऑफ द दिस डिजास्टर मैनेजमेंट। और सब चीजें क्लियर होगी। फायर, फ्लड, सुनामी, हेल स्टॉर्म, ओले पड़ना, एंड कोल्ड वेव, ठंड में जो हमारा काफी जैसे हीट वेव है वैसे कोल्ड वेव है। जर्मनी का इलेक्टोरल सिस्टम है, ये हम जब पॉलिटी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अभी जब हम अपना इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे उसके बाद उनका पढ़ेंगे। उनमें 2 वोट होता है, जैसे हम लोग 1 वोट देते हैं ना जाते हैं, तो वहाँ पे 2 वोट होता है, 2 तरीके का होता है। उसमें एक सीटें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से है और एक डायरेक्ट जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है उससे है। उन्होंने थोड़ा अपना सिस्टम को इफिशियंट बनाने की कोशिश किया है, ताकि जो जैसे हम लोग अपने वहाँ वोटिंग करते हैं, तो जैसे 5 कैंडिडेट हुए, 5 कैंडिडेट उठते हैं, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है, यही होता है। जैसे एक सिंपल, पहले मैं अपना जो सिस्टम है उसको समझाता हूँ। मानिए एक डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर और वहां पे 5 कैंडिडेट उठे हैं इलेक्शन में, ठीक है। टोटल वोट 100 वोट पड़ा, इनको मिला 25, इनको मिला 20, इनको मिला 18, इनको मिला 17, कितना हो गया टोटल? 45, 45 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 70 हो गया, और इनको मिल गया 30। यही हुआ, 100 वोट हो गया। कौन जीत जाएगा? हु विल बी विनर? ये जीत जाएंगे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ वोट तो अगेंस्ट में पड़ा है ना, 70 लोग तो इनको नहीं वोट दिए हैं। डिस्पाइट दिस विल बी विनर, ये 100 को रिप्रेजेंट करेंगे ना, 100 जो हमने टोटल नंबर ऑफ वोट 100 था, जो डिसीजन होगा वो 100 इनका होगा। क्लियर हो रहा है? ये 70 वोट है वो वेस्ट चला गया, लोगों ने वोट तो इनको भी दिया, लेकिन जीत तो ये 30 वोट पाके चले गए। दूसरा सिस्टम होता है कि हम ऐसे वोटिंग नहीं कराते हैं, हम पूरे जैसे टोटल 100 वोट 100 सीटें हैं और टोटल जो आबादी है वो 1 लाख है, उन्होंने वोट दिया। 1 लाख इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। 100 सीट्स आर देयर। अब हम ये कह देंगे कि प्रपोर्शन में, जैसे 100 सीटों में जिस प्रपोर्शन में टोटल वोटिंग डलवा लेंगे, और मानिए 10 पार्टीज इलेक्शन लड़ रहे हैं, बीएसपी हुआ, सपा हुआ, कांग्रेस हुआ, बीजेपी हुआ, टोटल नंबर ऑफ पार्टीज आर 10। अब सभी 10 को 10-10 हजार वोट मिल गए, 10-10 हजार वोट मिले। थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, फिर से समझाता हूं। मानता हूं, अच्छा लाइट की वजह से, सिंपल अगेन, टोटल पॉपुलेशन मैं मानता हूं कि गोरखपुर एक देश है, 1 लाख लोग रहते हैं। यहां पे हम इलेक्शन करवाते हैं किसी को इलेक्ट करने के लिए, ठीक है। वहां पे टोटल 10 पार्टियां उठी, 100 सीट है। अब क्या करेंगे, जितने भी 100 पार्टियां उठी हैं, हमने कहा कि पहले हम वोट पार्टी के नाम पे करवाएंगे। 10 पार्टियां हैं, 10 पार्टी को 10-10 हजार वोट मिल गया, तो 1 लाख हो गया। अब वोट उसके प्रपोर्शन में देते हैं, 10 हजार 1 लाख का कितना है? 10% है, तो 10% सीट कितना हुआ? 10 सीट हम दे देंगे बीजेपी को, 10 सीट दे देंगे कांग्रेस को, 10 सीट दे देंगे बीएसपी को, सबको एज द प्रपोर्शन हम वोट देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे जो रिप्रेजेंटेशन है, किसी का भी वोट खराब नहीं गया, जिसने वोट दिया कहीं ना कहीं उसके वोट के कारण किसी ना किसी का सिलेक्शन हुआ, तो यहाँ पे वोट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं बन सकती है ना। अब 10 पार्टियां, किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, ऐसे एक को मेजोरिटी देके औरों को छाट देते हैं, तो हमें पता चलता है कि एक पार्टी मेजोरिटी में आ गई। क्लियर हो रहा है ये चीजें? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो जर्मन सिस्टम है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी देता है, और कुछ सीटों को उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन के लिए भी बांट के रखा है, ताकि लोगों का जो वेस्टेज है वो भी कम कर सकें। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम उठाया, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, की जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा उसको हम जिता देंगे, क्योंकि उस समय हमारी लिटरेसी कम थी, हम प्रोपोर्शन में इतना लोगों को नहीं कर सकते थे कि आप इस पार्टी पे 1 लिखिए, इस पार्टी को 2 लिखिए, सिर्फ एक पे बटन दबाना था या एक पे जाके आपको स्टाम्प लगाना था, तो काफी दिक्कत होता था।
अभी यही डिबेट चल रहा है कि अब हम शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब तो हम एजुकेटेड हो गए, इस पे काफी अभी भी डिबेट रहता है। जर्मनी का सिस्टम समझ में आ रहा है? दे हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट द पोस्ट द सिस्टम एज वेल एज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये बाद में हम और जब पॉलिटी पढ़ेंगे, जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ द इलेक्शन सिस्टम पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में देखेंगे। इलेक्शन अभी हो रहा है जर्मनी में, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। व्हाट इज दिस? यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस अभी आरबीआई ने स्टार्ट किया है। जैसे पहले होता था कि आप बैंक में जाएंगे लोन लेने, तो आपसे पूछेंगे ना कितना बैंक है, आपके पास प्रॉपर्टी कितना है, कितना पहले लोन लेके रखा है, आपका ट्रांजैक्शन कितना मंथली बेसिस पे होता है, वो सब पूछते हैं ना। आपकी कैपेसिटी देखेंगे ना, उसी अनुसार लोन देते हैं। जैसे आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है 2 लाख महीने का और आप जाके मांग रहे हैं 40 लाख का लोन, तो नहीं देंगे ना, आपकी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन कोई बड़ा बिजनेसमैन है, उसका 3 करोड़ का ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे टर्नओवर है, तो उसको अगर कितना भी मांगेगा वो तो दे देंगे, उसको तो 80 लाख, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक दे सकते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन लेवल काफी हाई है। क्लियर हो रही है ये चीजें? तो आरबीआई ने यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस की, ये सब पूछना नहीं पड़े, हर आदमी का जितना भी ये सब ट्रांजैक्शन है, जितने भी डेटा है ऑलरेडी एक हम डिजिटाइज कर देंगे कि सारे बैंक एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे होगा, उस पे वो अपना डेटा एंट्री करते रहेंगे। आने में टाइम है, ठीक है? समझ में आ रहा है व्हाट इज द यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस? दिस इज ऑल अबाउट unified lending interface. This is just about the common digitization of whatever the banking services you are availing. जैसे होता है ना कि मैं जाके इतना बैंक में जमा कर रहा हूँ, इतना निकाल रहा हूँ, कितना मेरे ऊपर लोन है, कितना टोटल जितना भी मेरा टर्नओवर है उसको हम डिजिटाइज करते रहेंगे, और सारे जितने भी बैंक हैं वो जहाँ पे भी करेंगे उसका एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना देंगे। आरबीआई वो बनवा रहा है, तो इससे हमें चीज़ों को कई बार हम बैंक हमसे पूछती थी, हम सही सही भी नहीं बनाते हैं, और बैंक को काफ़ी दिक्कत होता था कि अगर एचडीएफसी है उसको स्टेट बैंक का डेटा नहीं पता है ना कि उसमें इस आदमी का कितना लोन है। लेकिन अब आधार से कनेक्टेड है, तो एक आदमी का आधार एक ही है, पैन एक ही है, तो वो जाके एचडीएफसी में भी लेगा तो वो आरबीआई के वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट करेगा। उसी आदमी का अगर दूसरे में जाके एसबीआई में हो, पीएनबी में हो, तो आरबीआई के जाके जो बोर्ड है उनका जो डेस्क है वहाँ पे विजिबल होगा, क्योंकि आधार तो कॉमन है ना, एक आदमी का एक है, पैन तो एक है, तो आप डिसेप्ट नहीं कर सकते हैं। जितना तक जैसे जितना शो करना है जो नीडेड है वो तो करेगा, वो तो सबको ये कॉमन बना ही रहे हैं तो सबको करेगा। दैट विल बी विजिबल बाय द चेक इन करने के लिए। जैसे अभी आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो अब मिनिस्ट्री उसको कॉमन डेस्क पे कर ले रहा है। तो आप जैसे मानिए कोई फाउंडेशन है, जैसे बिल गेट्स का फाउंडेशन है, मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन है ना, तो अगर आप वहाँ पे जाके, आप या मैं कोई भी जाके अगर वहाँ पे हम आजकल एंट्री करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि वो किस एरिया में काम कर रहे हैं, उनके डायरेक्टर क्या है, कितना उनका डिफरेंट एक्टिविटीज है, जो कॉमन चीजें हैं वो पता चल जाएंगी। कुछ रिस्ट्रिक्टेड है वो कंसील करके रखेंगे, उसके लिए उनको अप्लाई करना पड़ेगा कि ये वाला डेटा हमें दे दीजिए, तो वो भेज देंगे, तो डायरेक्ट आरबीआई भेजेगा। दैट इज द मेन यूटिलिटी। क्लियर? ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी इससे। So this is all about from the today's news. We have completed all this news. Here we will conclude, and again we will start our polity session.